नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ। ऊपर नीचे हो रहा है बाजार, तो ऐसे में कहां करें कारोबार, ये एक सवाल है जो आप सबके मन में लगातार घूम रहा है। और ऐसे कई सवालों का जवाब लेने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं रचित खंडेलवाल जी, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बीएनके सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। रचित जी, स्वागत है आपका। मैम, गुड इवनिंग आपको भी और सभी दर्शकों को भी। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जैसा कि मैंने कहा, ऊपर नीचे हो रहा है बाजार, तो ऐसे में कहाँ करें कारोबार, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आने वाले समय में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट डालने वाले हैं मार्केट पे, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर रखनी चाहिए आपको नजर, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस बुरे वक्त में भी निभा सकते हैं आपका साथ। इन्हीं सब बातों के लिए डिस्कस करेंगे हम आज रचित जी के साथ। रचित जी, हमने जैसा कि देखा कि थोड़ी मार्केट में तेजी आई, लेकिन फिर उसके बाद निफ्टी के लेवल्स हमने नीचे जाते हुए देखे काफी। तो आने वाले वक्त में कैसे रीच करते हैं आप इन लेवल्स को? आप इसको 24,000 के भी नीचे जाते हुए देखते हैं, या आप अकॉर्डिंग टू यू टू सस्टेन? मैम देखिए, अब मार्केट की कंडीशन ना ऐसी हो गई और हम एनालिस्ट की फटर्निटी की हालत ऐसी हो गई ना कि हम खुद एक जोक बन के रह गए हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, मार्केट की पूरी कंडीशन ना मैं आपको जोक के थ्रू समराइज करके दे देता हूँ। व्हाट्सएप पे एक जोक आया था कुछ दिनों पहले कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी और फंड फ्लो म्यूचुअल फंड में किए जा रहे हैं वो उसको नीचे नहीं जाने दे रहे। और मार्केट एक बहुत बहुत ज्यादा स्मोकी रेंज में आके बैठ गया है। सो व्हाई आई एम सेइंग कि हम लोग का एक जोक बन गया है, बिकॉज वेरी फ्रैंकली इफ यू चेक, आप ये जरूर बोल सकते हैं, जैसे आज के मार्केट की मैं आपसे बात करूं, आप बोलेंगे 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आई, बट व्हेन वी लुक एट द परसेंटेज टर्म इट इज हार्डली 0.39%। तो ये आप 100 200 पॉइंट 500 पॉइंट का जो मूवमेंट को हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी ये है मूवमेंट है नहीं मार्केट में। मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं है वो हमें समझना होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम एक ग्लोबल टर्मोइल के फेस बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ दिन पहले तक हम ये बातें कर रहे थे, एज अ साइडलाइन हम बैठे हुए थे और हम ये बातें कर रहे थे कि देखिए अब ट्रम्प साहब हमारे पर क्या लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नाउ द रियलिटी इज दैट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प वी आर बिकमिंग डिफिकल्ट। एंड व्हेन आई से सो, मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। व्हेन आई से सो कि हम लोग डिफिकल्ट बन गए, जब उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था उन्होंने तभी हमें गेम से बाहर कर दिया था। आप एक प्रैक्टिकल चीज समझिएगा कि व्हेन यू इवन टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेसेस, दे हार्डली ट्रेड अराउंड विद मार्जिन ऑफ 20 to 25%। तो अगर वो 25% के थ्रू आपका मार्जिन खत्म हो गया, आप तो ट्रेडेबल वैसे ही नहीं बचे थे, अब आपने उसको 50 कर दिया, अब आप उसको 100 कर दीजिए, 5,000 कर दीजिए, हम तो पहले 25 में ही वी वर आउट ऑफ द गेम। तो ये एक प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। इसके साथ साथ अब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि रशियन ऑयल की प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए भी आप हमको टारगेट कर रहे हैं, और ये मेन पूरी सिचुएशन मुझे नहीं पता हमारे कितने दर्शकों को पता है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं। ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका इज आस्किंग अस टू बाय नॉन वेज मिल्क, एंड व्हेन आई से नॉन वेज मिल्क, इट इज द मिल्क ऑफ द काउज हु आर फीड इन नॉन वेज, जो हम नहीं बाय करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ वो माइक्रो ग्रीन्स भी हमारे को देना चाह रहे हैं एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब इस चीज के चलते हम जो एक टसल में आ गए हैं, एंड नाउ दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ सेइंग दिस, हमारा जो टॉप ब्रेस है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी लेके बैठे हुए हैं। एक पूरा का पूरा पैटर्न चल रहा है। एक थोड़ी सी होप अगर हो सकती है तो जो ओवर द वीकेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे के सारे इंटरनेशनल टॉप ब्रेसेस मिले, बैठे, बात करें और अपनी टसल सुलझाएं। अगर वो नहीं होता है तो मार्केट्स आर हियर टू स्टे, मार्केट्स आर गोइंग नोवेयर, क्योंकि वैसे आप देखें ना सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया है, बट हमारा फंड फ्लो आप देखेंगे, मंडे को भी जो न्यूज आई थी, कल जो न्यूज आई थी जिसमें इतना ज्यादा हमने फंड फ्लो देखा था, एंड द मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड वेरी रिस्पॉन्सिबली। तो मेरे को लगता है कि मार्केट अभी एक रेंज में रहने वाले, डोंट ओवर रीड द मार्केट, डोंट ओवर ट्रेड द मार्केट, बहुत छोटा छोटा पोजीशन लीजिए। इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक वो टारगेट करके चल रहे हैं रिजल्ट के चलते या कोई इंटरनेशनल न्यूज के चलते, अगर उनको वो लोअर प्राइस पे मिले,
तो पोजीशन बना लें। हाँ। नो मैजिक इज अबाउट टू हैपन। मत एक्सपेक्ट करिए कि जो आपने इतने महीनों तक मूवमेंट देख लिया, चाहे डिफेंस में देखा, रेलवे में देखा, XYZ सेक्टर्स में देखा, वैसा अभी नहीं होगा। कंफ्यूजन बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। लेट मी बी ऑनेस्ट, आई और एनी अदर एनालिस्ट और एनी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि ये बॉटम आउट कहां होने वाला है। सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारा 24,450 था, वो अब शिफ्ट होकर 24,350 पे आ गया है। बट क्या वो भी ब्रीच हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। किसी की भी बात पे आप 100% कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं रह सकते हैं बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो ये केस सिनेरियो है, ये हमको समझ जाना चाहिए। जब तक हम इस टर्मोइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, डोंट एक्सपेक्ट एनी मैजिक, डोंट एक्सपेक्ट एनी हाई बीटा मूवमेंट इन योर फेवर। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली जो बाय ऑन डिप अगर आपको मिल रहे हैं स्टॉक्स, वो भी आई थिंक जो मैं समझ पाई आपकी बात से, आप कह रहे हैं स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। मैम उसका भी मैं आपको बताऊं, जैसे अब लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मैंने आपको रिलायंस के लेवल्स दिए थे, बहुत नीचे दिए थे, 1303 to 1320। रिलायंस देखिए उन लेवल्स पे नहीं आया है, बट आपको लेवल क्यों दे दी? किसी भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर वो लेवल पे आते हैं तो वो अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हो जाते हैं। वैल्यूएशन टर्म्स में एक बेनिफिट है, बट क्या वो वहां से बाउंस बैक कर जाएगा? नोबडी कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि इतने इंटेंगल्ड हो चुकी है ना सिचुएशन कि उसको पूरी तरीके से एक स्ट्रीमलाइन मैनर में परफॉर्म करने में टाइम लगेगा। तो प्लीज मत एक्सपेक्ट करिए, जैसे अभी फियास्को हुआ है कई कई जगह कि NSDL की IPO में some people were like you should book your profits and exit. Though I was just one of the very few जो सेव हो गए थे। मैं क्योंकि इतना कंजर्वेटिव रहता हूं, मैंने एक स्टॉप लॉस बता दिया था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ, NSDL चल गया। और NSDL चलने के बाद ये बात हो गई कि ही प्रेडिक्टेड इट राइट। इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं उसके साथ कंफर्टेबल था, बट इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लग रहा था कि लिस्टिंग के बाद ये 1300 लेवल्स चला जाएगा। आई एम बीइंग अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बिकॉज एक्चुअल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यूअर्स टू नो कि जिस तरीके के मूवमेंट हो रहे हैं ना, nobody can actually predicted that right. So don't fight for it and don't over trade. छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, छोटी छोटी सिचुएशन में रहिए और वेट करिए ये जो टर्मोइल है ये रिलैक्स हो जाए, उसके बाद ही कोई सही डायरेक्शन आ पाएगा। Alright, टर्मोइल थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद ही सही डायरेक्शन आएगा। You were talking about NSDL IPO which happened and the listing and all that. हाईवे इंफ्रा का भी हमने देखी लिस्टिंग हुई और उसमें भी काफी अच्छा हमने मुनाफा देखा है कि अराउंड 300 गुना सब्सक्राइब हुआ था IPO और काफी ज्यादा प्रॉफिट लोगों ने इसमें देखा है। 70% तक शेयर का IPO का इशू प्राइस था, सो सॉरी 70 रुपीज का था, एंड पीपल हैव मेड गुड प्रॉफिट ऑन दिस। और आगे की प्रिडिक्शन इसको लेकर आप क्या देखते हैं? मैम इफ यू आस्क मी पर्सनली, जहां भी मेरी ये बात हुई थी हाईवे की, मैं बहुत क्लियरली बोला था डोंट पुट योर एंटायर मनी इनटू दिस। एंड आई हैड अ वेरी वेरी सिंपल वैलिडेटिंग रीजन कि देखिए, एक तो इनका जितना भी हाईवे ये जो आप हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सारे ऑर्डर्स NHAI से फेच होकर आते हैं, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है, सिंगल सोर्स ऑर्डर पे ये चल रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि अभी 15 अगस्त से गडकरी साहब इज कमिंग अप विद अ फिक्स प्राइस फास्टैग, वेरेन आप कितने राउंड्स कर लेंगे, दिस इज 200 राउंड्स पे आपको एक वो निकल के आ जाएगा। तो वो फिक्स प्राइसिंग फास्टैग इनके रेवेन्यूज में किस तरीके से बाधा डालता है या किस तरीके से एनहांस करता है, बिकॉज दिस इज समथिंग टोटली न्यू दैट वी एंटरिंग इनटू। अभी तक हमको ये पता था कि पर किलोमीटर कितना टोल कटता है, बट अब ये फिक्स प्राइस फास्टैग जो आ जाते हैं, ये स्प्रेड किस तरीके से बनाते हैं, I was not very confident. The company is very small. It's an infrastructure company. Infrastructure company usually have to ride on high debt. So I was not comfortable. अब आप देखिए जिस तरीके से लिस्ट हुआ है, एक सिंपल कंसेप्ट है, कहीं भी आप इसको अगर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं 112 के स्टॉप लॉस के साथ, जस्ट लाइक NSDL, पोजीशन बना के रख लीजिए। अगर 112 के नीचे जाएगा तो योर स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड एंड यू एग्जिट। फ्रेश पोजीशन यहां बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा समझें, देखें, उसके बाद ही एडवाइजेबल होगा कि क्या करना है। फॉर द टाइम बीइंग छोटा IPO है, इस तरह की लिस्टिंग ये करा पाए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जिनको पैसा कमाने को मिल गया, कांग्रेचुलेशंस, बट 112 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखिए। ऑलराइट, 112 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रहे पोजीशन रखें। निशान जी है,
कैरन, गुड इवनिंग सर। आई हैव ट्यूब इन्वेस्टमेंट शेयर और मेरे पास 3014 शेयर हैं। रेट है 3014 का, एंड उस पे ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी। देखिए, इनके पास शेयर है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का 3040 का लिया हुआ, 3022 चल रहा है। अभी मैं इनको एक चीज बता देता हूं कि इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अराउंड 3120 3124 लेवल्स। मुझे नहीं लगता एट द वेरी फेस ऑफ इट, मार्केट जिस तरीके से पॉइज्ड है, आपको ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी तोड़ता हुआ दिखेगा। वहां पे रेजिस्टेंस मिलता है, वहां से नीचे आता है, कहीं ना कहीं होवर करेगा नियर अबाउट 2880 2900, इसी रेंज में फॉर द टाइम भी रहने वाला है। अगर आप इसको थोड़ा समय दे सकते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा पोजीशन होल्ड करिए। बट अगर ट्रेडिंग बेट है, योर रेजिस्टेंस इज वेरी नियर, और पीई जो है इस पर्टिकुलर कंपनी का, मैं पूरे सेक्टर को अगर देखूं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा हायर साइड है, तो मैं बहुत ज्यादा भी आपको चांसेस लेने के लिए नहीं बोलूंगा। एक कॉशियस अप्रोच यही कहेगी, कहीं भी आपको अगर 3124 3130 लेवल्स पे एग्जिट मिलता है, एंड इफ यू डोंट वांट टू कीप इट फॉर लॉन्ग, यू कैन टेक एन एग्जिट एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अभी इसमें कुछ होता हुआ एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, तो अभी वेट करना पड़ सकता है। सुनील कुमार जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, प्लीज मुझे हिंदुस्तान जिंक पर व्यू दीजिएगा। इन्होंने बाइंग लेवल्स वगैरह नहीं रखे हैं, बस व्यू मांगा है। देखिए, हिंदुस्तान जिंक भी इट्स अ वेरी क्वालिटी स्टॉक। आप देखेंगे ना, हिंदुस्तान जिंक अच्छा स्टॉक है। हम कहीं ना कहीं मेटल, स्टील और सारे कमोडिटीज पे एक बुलिश स्टांस भी रख के बैठे हुए हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनका ड्राइविंग फोर्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं अभी डायरेक्शन लेस हो चुका है। क्योंकि जो हमने आपको बताया, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है कि ट्रेड्स किस तरीके से होंगी, प्रोडक्शन कहाँ पे किस तरीके से होगा, तब तक कंपनीज लाइक दीज है ये मेटल माइनिंग की, बट अभी ये बेरिश स्टांस पे ही मेंटेन कर रही है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने ले रखा है और हायर लेवल्स पे ले रखा है, विच इज क्वाइट प्रोबेबल, तो फिर अभी कुछ नहीं करना है आपको। आपको इसको थोड़ा सा और नीचे आने देना है, अराउंड 398 लेवल्स, वहां पे एवरेज करके फिर 446 लेवल्स, 460 लेवल्स पे डिप्लॉय करना होगा। ये एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है ऐसी लेवल पे, अभी कुछ नहीं होगा। अगेन क्लैरिटी आएगी, उसके बाद इसमें मूवमेंट आना चालू होगा, एंड देन इट माइट इवन गो टू 560 इन द मीडियम टर्म, एंड इन लॉन्ग टर्म इट कैन इवन गो टू 680 लेवल्स। ऑलराइट, ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हैं सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए ममता मशीनरी पर। इन्होंने बाय कर रखा है कि मैं होल्ड करूं या सेल, लेवल्स नहीं लिखे इन्होंने। कह रहे हैं कि दैट इज व्हाट शी इज आस्किंग। हाँ, पहले तो रेशमा जी को नमस्कार। और मैं क्यों बोल रहा ग्रीष्मा हूँ, जी सर। हम सॉरी, ग्रीष्मा जी। ग्रीष्मा। मैं पता नहीं क्यों हमेशा इनका नाम रेशमा ही मुझे याद रह जाता है, एंड शी इज अ रेगुलर व्यूअर। तो ये हमेशा मेरे को आई डोंट नो क्यों ऐसे याद रहता है। बट देखिए, अभी 421 पे चल रहा है, और क्या इसका स्टांस चेंज हो गया? नहीं, अभी मुझे नहीं लग रहा है। आज इसने 5 रुपए की आपको तेजी जरूर दिखाई है, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट, यहां से कोई सिचुएशन ठीक होती हुई नहीं लग रही है। एक पॉसिबिलिटी है आपको और अभी डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, विच माइट टेक इट टू 392 लेवल्स, अगर आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है। एंड लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, मैं बहुत हायर लेवल आपको बोल रहा हूं, तो दैट शुड बी अराउंड 482 लेवल्स। अगर आपने यहीं कहीं ले रखा है ना 444 445 या इन लेवल्स पे, तो कुछ मत करिएगा। 398 लेवल्स के आसपास आए, वहां पे आप एक बार एवरेज करने का सोच सकते हैं, और जो एवरेज करेंगे उसको डिप्लॉय करेंगे 461। अभी ये इसी रेंज में ट्रेड करेगा, उस रेंज को ब्रेक करेगा, उसके बाद इट विल कम टू 524 528 लेवल्स, बट फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट सी इट हैपनिंग वेरी क्विकली। तो ये जो स्क्यूड रेंज है, इसी में एक बार ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ सकते हैं। ऑलराइट, इस रेंज में ट्रेड करना ज्यादा सही है। ग्रीष्मा जी आईआरबी पर भी पूछ रही है कि इस समय एंट्री ले सकते हैं? नहीं, आईआरबी इंफ्रा इज अ नो नो, मतलब इट्स अ टिपिकल नो नो। और आप ये देखिए कि इतने टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, और होता क्या है ना, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बेस फॉर्मेशन कर रहा है और इस तरीके की चीजें चल रही हैं। एट द वेरी फेस ऑफ इट, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी करना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग आप इससे दूरी बना के रखें, और जब कुछ नहीं हो रहा ना, तो फालतू लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट,
तो विश्वा जी, आईआरबी पे आपने सर की एडवाइस सुन ली। अश्विनी जी का सवाल है एनएफएल पर, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 108.29 का है और काफी लॉस में है। ये कह रहे हैं कि एवरेज करें या एग्जिट करें। देखिए अब मैम आप एक चीज नोटिस करेंगे कि रेंज और रेंज के चलते कहीं ना कहीं इनमें हल्का बहुत मूवमेंट आया था, चाहे एनएफएल हो, चंबल हो, यूपीएल हो, टाटा केमिकल हो, आउटप्ले कर गया। क्यों आउटप्ले कर गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है मार्केट्स के ऊपर। अब एनएफएल में भी इन्होंने जो पोजीशन बना रखी है स्ट्रैटेजिकली, इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, द प्राइसिंग इज आल्सो वेरी गुड। बट मैं देखिए, क्योंकि हम लोग खुद इतने कंजर्वेटिव हो रहे हैं ना, मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि अभी कुछ भी नहीं करना है, इसको भी थोड़ा और नीचे आने दीजिए। जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, हो सकता है आपको लोअर लेवल पे ये अभी दिखे। और ये मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं कि आज 12th है, 14th को इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के पहले एक बार हो सकता है आपको ये 84 लेवल्स भी दिखा दे। इफ द रिजल्ट्स आर गुड और 84 लेवल्स के आसपास मिलता है, देयर एंड देन यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ पोजीशन। इफ नॉट तो फिर डोंट। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और कहीं भी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखता है, आपको अर्ली एग्जिट चाहिए तो 104 से 106 की रेंज में मिले, यू कैन इवन टेक एन एग्जिट, क्योंकि अभी ये भी परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है ये आपको। दिलीप जी हैं, कह रहे हैं विमता लैब में क्या किया जाए मैम। मेरे पास जो है वो बाइंग प्राइस है मेरा 653 का। सर आप प्लीज स्टॉप लॉस और टारगेट पे मुझे बता दीजिए। मेरा व्यू है 3 मंथ्स का विमता लैब। देखिए 3 मंथ्स के व्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और विमटा लैब्स के लिए इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा पहले तो आप ले लीजिए स्टॉप लॉस। 576 का निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस, 576 के नीचे क्लोज करेगा, यू विल हैव टू एग्जिट देयर एंड देन। और अगर टारगेट्स की बात कर रहे हैं और हम 3 महीने के लिए ही इसको रख रहे हैं, तो लेट मी बी बिट कंजर्वेटिव लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। फर्स्ट टारगेट व्हिच आई कैन सी 648 एंड आफ्टर दैट 688। ये दो आपको टारगेट्स देखने को मिले, आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। ऑलराइट, सो स्टॉप लॉस आपको मिल गया है दिलीप जी, और एडवाइस भी। सुनील कुमार जी टाटा पावर और टाटा मोटर पर भी व्यू मांग रहे हैं। आई थिंक ही इज लुकिंग टू इन्वेस्ट, तो ये तीसरा इन्होंने 2 स्टॉक्स और पूछे हैं, टाटा पावर और टाटा मोटर। देखिए दोनों ही बहुत उम्दा स्टॉक्स हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके पीछे ना आप एक सिंपल लॉजिक समझ लीजिए मैम। अब देखिए पावर भी, सेट असाइड रेलवे, सेट असाइड फर्टिलाइजर, केमिकल, डिफेंस, there was a huge expectations that we had from power and power has underperformed again। और जो फर्टिलाइजर के लिए आपका बेनिफिटिंग फैक्टर है ना बारिश, वही आपके पावर सप्लाई के लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो गया बारिश, क्योंकि बारिश इतनी जल्दी आ गई, वो एक्सट्रीम हीट को आप टच नहीं कर पाए, वो डिमांड आई नहीं, पावर सेक्टर चले नहीं। बट एनी हाउ, अब देखिए अगर आपको टाटा पावर में इन्वेस्ट करना है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दैट यू हैव टेकन, एंड आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहीं भी 372 लेवल्स के आसपास मिलता है, वहां पे अपनी पोजीशन बनाना चालू करेंगे, एंड लास्ट लेग 358 तक, 358 372 इस रेंज में टाटा पावर में अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मैजिक, जो ये पहले करता हुआ दिखा चुका है। हाथ के हाथ कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। Tata Motors, I believe every pain that the company could have experienced is out of the system। रिजल्ट्स जो आने थे, रिजल्ट्स भी आ गए, उसमें प्रॉब्लम भी देख ली, इंटरनेशनल ट्रेड भी देख लिया, जीएलआर भी देख लिया। मेरी समझ से टाटा मोटर्स लोअर लेवल्स पे आ चुका है, और टाटा मोटर्स में आपको इन लेवल्स पे पोजीशन बना लेनी चाहिए, और ज्यादा पेन नहीं दिखता। अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है तो 626 लेवल्स, इससे नीचे ये काउंटर नहीं जाता हुआ दिखता। स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बना ले, दोनों ही बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, लेवल्स आपको पता ही चल गए हैं एज पर रचित जी। रचित जी, अगर खबरों वाले शेयर की बात करें तो सेमीकंडक्टर सुर्खियों में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो लगने वाली चिप यानी सेमीकंडक्टर के लिए हम यूजुअली चाइना और ताइवान जैसे देशों पर अभी तक निर्भर थे, लेकिन ये तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि हम मोदी जी के कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4600 करोड़ के निवेश से 4 और नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाने की मंजूरी दी है। तो अब इस सेक्टर में आपके हिसाब से कमाई वाले टॉप स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं?
देखिए हमें एक चीज समझनी होगी कि सेमीकंडक्टर स्पेस में अभी अनाउंसमेंट आया है, प्रोजेक्ट एलोकेशन होंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, एंड देन ग्रेजुअली वी विल सी रेवेन्यू में आपको आता हुआ दिखेगा। अब हम कंपनीज को अगर देखें तो देखिए कुछ टॉप कंपनीज हैं जिनमें आपको बहुत ध्यान देना होगा, और मैं समझता हूं उन कंपनीज में आपको, क्योंकि न्यूज आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मतलब आप अभी कवर कर रही हैं और अभी कुछ देर पहले आफ्टर मार्केट ये न्यूज आई है, तो कल के दिन थोड़ा सा इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कुछ स्टॉक्स हैं, वन वुड बी टाटा एलेक्सी, जो अंडर परफॉर्म भी किया है, कुछ कुछ रिजल्ट्स भी खराब थे, और टाटा एलेक्सी में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ऑल टाइम फेवरेट, सब अब देखते हैं इसको। एक थोड़ा सा अंडरडॉग कंपनी है जो अभी नहीं चला, कुछ टाइम पहले चला था, बट आई थिंक आने वाले आप कुछ दिनों में इसमें मूवमेंट देखेंगे, दैट विल बी मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज, HCL टेक्नोलॉजीज एंड CG पावर। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि टॉप प्लेयर्स हैं, जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में इनके ऑर्डर बुक में इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे कंपनीज और भी हैं, जैसे काइनेंस टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब हो गई, बट टाटा एलेक्सी, CG पावर, HCL टेक, मॉस्चिप एंड डिक्सन, दीज आर टाइप 5 टॉप प्लेयर्स जिन पे आप नजर रख सकते हैं। ये कल की ट्रेडिंग बेट में आपको मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं। बट वैसे अगर आप देखें, आप इन कंपनीज के नाम नोट कर लीजिए। डोंट जंप द गन टुमारो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, थोड़ा सा वेट करिएगा, जब ये कूल ऑफ करेंगे ना, तब आप धीरे धीरे करके इनमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। दैट वुड बी द राइट वे टू प्ले, और ये अब आपको परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। ये परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं इस न्यूज के बाद। निशान जी हैं, पावर ग्रिड पर इनका सवाल है, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 306 का। सो व्हाट डू यू व्यू दिस एज? देखिए पावर ग्रिड इज नो एक्सेप्शन, पावर ग्रिड हैज आल्सो बीन एन अंडर परफॉर्मर अलोंग विद ऑल द पावर सेक्टर स्टॉक्स, एंड वी कैन नॉट एक्चुअली होल्ड इट रिस्पॉन्सिबल ऑल अलोन। अब इन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, कंपनी अच्छी है मगर परफॉर्म नहीं कर रही है, और मैं समझता हूं आपको अभी भी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है जिस तरीके से पावर ग्रिड अभी पॉइज्ड है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा आप इसमें वेट करें, और आपको लेवल्स मैं सुझा देता हूं। कहीं भी अगर आपको ये 268 से 274 की रेंज में अगर देखने को मिलता है, वहां पे आप एवरेज करेंगे। अभी ये जो बेस फॉर्मेशन भी कर रहा है ना, ये लोअर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूं अभी यहां से और ब्रेकडाउन आपको आता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो अभी और ब्रेकडाउन दिख सकता है इस पर। गेल पर इनकी जो बाइंग है वो है 180 की, तो उस पर भी आपकी सलाह मांग रहे हैं। देखिए गेल स्टॉक बहुत अच्छा है, बट इट इज ओनली फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडिंग बेट नहीं है। 180 पे आपने ले रखा है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको इफ इट इज ओनली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट, जब भी आपको 190 के आसपास के लेवल्स मिले, 192 के लेवल्स मिले, आप वहां पे अपना एग्जिट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए लिया है, तो आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अगर आप बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मैं यही यूज करूंगा कि फॉर्चुनेट होते हैं और आपके लोअर लेवल्स पे मिल जाता है अराउंड 158 से 160, वहां पे आप अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं, और फिर अपनी बाइंग एवरेज नीचे करके इसको आप होल्ड करिए। मीडियम टर्म में पहला टारगेट 224, और उसके बाद 256 भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, जब पूरे क्लाउड्स छट जाते हैं उसके बाद। ऑलराइट, सो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म थोड़े टारगेट्स आपने बता दिए हैं इनको किस तरीके से जाना है। अक्षय जी हैं, अक्षय जी सोलर इंडिया पर आपकी राय मांग रहे हूँ। बाइंग प्राइस है 16,860। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, इंडस्ट्रीज, सॉरी। नहीं दैट्स परफेक्टली फाइन, इंडिया भी है मैम नाम उसमें। 14,592 पे चल रहा है, द पीई इज क्वाइट हाई। 16,860 की इनकी बाइंग। He has seen a decent downside, and let me be honest, देखिए इनको, अक्षय जी को एक और चीज बोल देता हूँ, ये बहुत रिस्की बेट ली है इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि सेक्टर का जो पीई है ना वो बहुत लो है, और ये 105 पीई पे है। तो इफ द करेक्शन कंटिन्यूज, इनको प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिख सकती है, और यहाँ से जो इनका स्टॉप लॉस है, ओके देखिए इनको ना एक स्टॉप लॉस मैं सुझाता हूँ। सबसे पहले
आपने जो पोजीशन ले रखी है 12,888, जो कि थोड़ा दूर है, बट कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से ये स्टॉक अभी मूव कर रहा है उन लेवल्स तक ये जाता हुआ आपको दिख सकता है। और जहां भी आपको रिवर्सल दिखे और रिवर्सल के बाद आपको अपनी बाइंग प्राइस के आसपास भी आता हुआ दिखे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा चाहे तो एक बार एग्जिट कर लें। और मैम अभी मैंने आपको इसके पी के बारे में बताया था, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो 34, विच इज लाइक क्वाइट हाई। अभी कोई मैजिक नहीं होता, एक स्टॉप लॉस सुझा दिया है और प्लीज इसमें से एग्जिट की कोशिश थोड़ा जल्द से जल्द करें। अक्षय जी स्टॉप लॉस आपको बता दिया। रचित जी ने भारतीय एयरटेल फ्यूचर पे भी ये व्यू मांग रहे हैं आपका, 1960 की इनकी बाइंग है। देखिए भारतीय एयरटेल इज अ वेरी गुड स्टॉक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और भारतीय एयरटेल को अभी कुछ नहीं होता। भारतीय एयरटेल में अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा आप अपनी पोजीशन आराम से मेंटेन करें। इनफैक्ट इनको एक और चीज मैं बोल देता हूँ, भारतीय एयरटेल कहीं भी लोअर लेवल्स पे इनको 1750 1750 के लेवल्स के आसपास मिले ना और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि आप देखें जो आरपूस, जो रिजल्ट्स, जो रेवेन्यू भारतीय अभी कमांड कर रहा है, और एक एआई बेस्ड प्लान भी इन लोगों ने ऑफर किया कि भारतीय के सारे सब्सक्राइबर्स को 17,000 का एयरटेल का वो मिल जाएगा। उससे भी मैं समझ रहा हूं कि एटलीस्ट अर्बन मार्केट में इनके कनेक्शंस आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं और बहुत नियर टर्म में आपको वापस 2040 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो ये कैन इवन सी 2160 2200 ऑन कार्ड्स। ओके, भारतीय एयरटेल आपके हिसाब से अच्छा है। महेंद्र जी हैं, पूछ रहे हैं HFCL के बारे में। इनका जो बाइंग प्राइस है HFCL का वो है 86। देखिए के लिए गाइडेंस चाह रहे हैं। नहीं, अब इस स्टॉक में कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। द फंडामेंटल्स हैव गॉन बैड। आपको ऐसे बताया तो मैम 295 का पीई पे चल रहा है काउंटर, बुक वैल्यू भी 2.55 टाइम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खराब है, प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ पास्ट 5 इयर्स से बिल्कुल नहीं है और टेक्निकल लेवल्स पे भी बहुत ज्यादा वीक है। आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट निकल जाइए इसमें से। ये स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा, प्लीज निकल जाए। जहां भी आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं भी ये 5-7 रुपए 10 रुपए का आपको अपसाइड देता है, प्लीज निकलिए। इसमें कुछ होने वाला है नहीं। Don't get stuck into something like this. All right. So आपके हिसाब से एग्जिट की सलाह है इस पर। NBCC की इनकी बाइंग है 72 रुपीस की। So NBCC पे भी आप किराए मांग रहे हैं। वेरी गुड स्टॉक। मतलब ये ना आप देखिए दूसरे ऐसे अभी हमारे व्यूअर हैं, एक स्टॉक तो बिल्कुल ही डिजास्टर है और एक बहुत ही अच्छा स्टॉक इन्होंने ले रखा है। एनबीसीसी इज अ वेरी गुड बाय। एनबीसीसी अभी आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, बट डू नॉट वरी, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। और हाउसिंग मार्केट में आप मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से या रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एनसीआर रीजन में या नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से इट्स अ प्रॉक्सी प्ले। जैसे ही गवर्नमेंट अपना डायरेक्शन बदलेगी ना, you will see wonders happening. Do not sell it, and when I say do not sell it, do not even sell it at 132 levels. आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करिए, बहुत पोटेंट काउंटर है। आपको 174 से 182 के लेवल्स भी मीडियम टर्म में दिखा सकता है। अच्छा स्टॉक अच्छी प्राइस में ले रखा है, रखिए आराम से। ऑलराइट, सो एनबीसीसी को भी होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स रजित सर ने सजेस्ट कर दिए, क्या देखने को मिल सकते हैं। शादाब जी हैं, कह रहे हैं सर मेरा सवाल कॉनकॉर्ड बायोटेक पर है। मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 1760 का। प्लीज मुझे गाइड कीजिए क्या करना चाहिए। देखिए कॉनकॉर्ड बायोटेक 1760 का आपने ले रखा है। बहुत पेक्यूलियर केस बन रहा है ये। 1648 पे चल रहा है। जिस तरीके से अभी आप देखें अराउंड 1600 लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया है, एक बाउंस बैक आ सकता है विच माइट टेक इट टू 1770 या 1785 लेवल्स। कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली भी आप देखें ठीक ही लग रही हैं चीजें, मगर प्रॉब्लम एक ही है इस पूरे स्पेस में, जो कि ये इंटरनेशनली ना बहुत एक्सपोज्ड है इन वन वे और दी अनदर मार्केट से। तो मैं कहूंगा कि हायर लेवल्स पे जैसे आपको 1770 के लेवल्स मिले, एक बार एग्जिट करने का मौका ढूंढ लीजिए। कंपनी अच्छी है बट अभी फॉर द टाइम भी अंडर परफॉर्म कर सकती है, हायर लेवल्स पे एग्जिट है। ऑलराइट, सो कंपनी अच्छी पर अभी अंडर परफॉर्म कर सकती है, लेवल सजेस्ट कर दिए। नीरज गर्ग जी हैं, अभी एक सवाल लेकर आए हैं आपके लिए।
कह रहे हैं रैमको सिस्टम मैंने परचेज किया था रचित सर की सलाह पर, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 462। कह रहे हैं सर मैं लॉस में हूँ, तो प्लीज सजेस्ट करिए कि क्या करना चाहिए। देखिए, रैमको सिस्टम इन्होंने ले रखा है और अब बोलने वाली बात तो नहीं है, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, मार्केट्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इट बिकम्स एट टाइम्स थिंग्स गो हेवायर, और इसमें मतलब इट इज बाउंड टू हैपन, कई कबार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अब आप देखें कि आपने ले रखा है और ये 402 पे चल रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे ना आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको इसको थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है। और रैमको सिस्टम्स के लिए मैं बोलूंगा कि अभी आपको एक बार हो सकता है ये नियर फ्यूचर में 466 लेवल्स तक आता हुआ दिखे, उससे ऊपर अभी ये नहीं जाएगा। जिस तरीके से लोअर लेवल्स पे आपने भी नोटिस किया होगा, अभी ट्रेड कर रहा था रिसेंट टाइम्स में, और मेरी सलाह के बाद ही आपने इसको 382 लेवल्स पे भी आता हुआ देखा होगा। वहां पे इसने बेस फॉर्मेशन किया है, बट 468, 466, मैक्सिमम 470, अगर आप इसमें नहीं समय देना चाह रहे हैं, आपको मैं बोलूंगा वो लेवल्स आएंगे, एग्जिट कर लीजिए। जिस तरीके से ये चल रहा है, अगर आप इसमें पोजीशन मेंटेन करते हैं, उन लेवल्स के बाद भी अगर आप पोजीशन मेंटेन करते हैं, इन नियर फ्यूचर कभी भी आपको टाइम मिलता है और ये करेक्ट होके किसी भी वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन के चलते, क्योंकि अभी मैं लेवल सुझा रहा हूं ना मैम, तो लोगों को बड़े हेवायर लग सकते हैं, बट जिस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो रही है, मार्केट्स कैन गो एनीवेयर, स्टॉक्स कैन परफॉर्म इन एनी विच वे। तो 351 352 लेवल्स पे मिले, वहां पे एवरेज करने की सोचें, उससे पहले नहीं। और ये लेवल होगा, अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको 524 548 भी लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। तो नीरज जी, आपको पूरे लेवल्स रजत सर ने समझा दिए, स्टॉप लॉस भी बता दिया, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। तो आई होप अब आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी। हमजा जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हमजा जी। ओरिएंट सीमेंट के बारे में इनका सवाल है। कह रहे हैं मेरी बाइंग है 3700 की, नहीं मेरी बाइंग है 244 की, और एवरेज मैं 235 पर मैंने करा है, तो कितने और होल्ड किया जाए, कितना? देखिए मैम, अब क्या हो रहा है ना, आपने देखा होगा लेटली अब सब सीमेंट की बात करने लग गए, एवरीबॉडी इज टॉकिंग सीमेंट सेक्टर में ये होगा। मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि आप जो भी सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, वो सेक्टर हल्का सा चलता है और फिर नहीं चलता। तो डोंट गो ओवर बुलिश, कुछ भी नहीं होने वाला, ये मार्केट ने बता दिया है। अब तो प्लीज हम सबको समझ जाना चाहिए, द व्यूअर्स, द ट्रेडर्स, द इन्वेस्टर्स, एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड, कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है इनको भी। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे इनकी थोड़ी सी एक बोलते हैं ना ढांढस बनाने की बात नहीं करूंगा। हमने जिस लेवल पे ले रखा है उस लेवल पे ही चल रहा है, 262 के आसपास मिले, आप वहां पे एक बार एग्जिट ले सकते हैं, अगर आपको नियर टर्म एग्जिट चाहिए। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 298 लेवल्स तक भी जा सकता है। टाइम होराइजन टू डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि मार्केट्स इस तरीके से हैं। और स्टॉप लॉस एक और मैं आपको सुझा देता हूं, कहीं भी आपको ये 222 रुपए के नीचे अगर बंद होता हुआ दिखे, तो प्लीज एग्जिट ले लीजिएगा। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं 222 का एक स्टॉप लॉस सही रहेगा। सीमेंट की ही बात हो रही है, तो एक और शेयर है केसीपी सीमेंट, जिसको इन्होंने 224 पर खरीदा हुआ है। कह रहे हैं होल्ड करें या एग्जिट करें? इसमें आप देखें, द मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज कम डाउन, द स्टॉक इज आल्सो अंडर परफॉर्मिंग। इसमें थोड़ा सा आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 208। इनकी बाइंग प्राइस क्या है? इनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 224 की। आई डोंट सी इट कमिंग एज ऑफ नाउ, और एक पॉसिबिलिटी है कि उस प्राइस के आने से पहले आपको कहीं ना कहीं 190 लेवल्स भी ये दिखा दे, बट मैं आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा उन लेवल्स पे। पूछ रहे हैं होल्ड करें कि एग्जिट करें? मेरी समझ से एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा लुकिंग एट द सिचुएशन। मगर अगर ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट, आपको जहां एग्जिट मिले आप एग्जिट करें। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली एक ये दे सकता है, क्योंकि जो आपकी बाइंग प्राइस है ना, वही इसका एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा तो 260 रुपए तक भी जा सकता है। फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग
बट स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी परफॉर्मेंस देता हुआ नहीं दिखता मुझे। ऑलराइट, स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। रचित जी, कुछ रिजल्ट्स भी हमने आते हुए देखे जिनका हमने असर स्टॉक्स पर भी देखा। तो अगर हम बात करें अभी प्राज की, तो प्राज इंडस्ट्रीज का जो हमने देखा रिजल्ट, जो कि बहुत ज्यादा मतलब एनकरेजिंग नहीं था, और उसका असर भी हमने शेयर पर देखा। तो इसको कैसे रीच करते हैं आप आने वाले टाइम के लिए? देखिए, प्राज के लिए ना मैम एक और प्रॉब्लम हो गई है। आप देखें, प्राज अपने सेक्टर में तो कर ही रहा था परफॉर्म। प्राज के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, दैट वाज द एथेनॉल ब्लेंडिंग दैट वी वर गेटिंग फ्रॉम द शुगर कंपनीज, एंड इट वाज वन ऑफ द की मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो था वो इसका था। अब इसमें एक और चीज क्या हो गई कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए वी आर इवन मूविंग टुवर्ड्स राइस एंड अदर सच काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स। उस चक्कर में थोड़ा सा ये टेपेड परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा है। मैं समझता हूं क्या इसमें रिस्पाइट आ गया? नहीं। अभी आपको ये फर्दर डाउन साइड पे जाता हुआ दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। और कहीं भी 368 के पहले आई डोंट सी एनी सपोर्ट कमिंग इन। सो इफ यू डोंट हैव इट, डोंट जंप द गन। थोड़ा सा गवर्नमेंट का क्लैरिटी आ जाने दें, किस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अभी यहां से जो मूवमेंट कर रहा है 368 तक भी ये आ सकता है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि 368 पर आ सकता है। मार्क्सन्स फार्मा की भी हमने रिजल्ट्स आते हुए देखे, और हमने देखा वो भी इनकरेजिंग नहीं थे। पैट डाउन है 34.3% है, एबिटा डाउन है 22%। तो इसको आप कैसे रीड करते हैं आने वाले वक्त में के लिए? देखिए, मार्क्सन फार्मा के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जितने भी व्यूअर्स हैं, आई डोंट नो इफ यू पीपल नो अबाउट इट, इट्स एक्चुअली रिलेटिव ऑफ ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क और मार्क्सन जो है वो दो भाइयों की ही कंपनी है। और ये तो एक फन फैक्ट था, ऐसे ही दिमाग में आया, मैंने कहा बता दूं। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 187 पे चल रहा है, इट कैन इवन गेट डाउन टू 156 लेवल्स। चाहे तो वहां पे कोई पोजीशन बनाइएगा, बट वो भी एक बार मार्केट कंडीशन को देख के। अभी आई डोंट सी एनी रिस्पाइट कमिंग इन। राइट, तो अच्छी जो खबर आई वो आई जायसवाल नेको से, जो हमने सुना बोर्ड की बैठक में जो शेयर ने जबरदस्त उछाल देखी। डिबेंचर्स को समय से पहले रिपेमेंट करने की जो बोर्ड ने मंजूरी दी थी, उसके बाद ये देखा। तो अभी भी आगे भी बढ़ते हुए देखेंगे हम। मैम, आई रियली डोंट, मतलब अभी ना इस तरीके की सिचुएशन बन रही है मार्केट में कि ये जो अप ट्रेंड भी है ना, ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूड होता हुआ क्या दिखेगा एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं। क्योंकि अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स भी देखेंगे ना, कहीं ना कहीं दिस पर्टिकुलर न्यूज वाज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम। जिस तरीके से ये परफॉर्म करता हुआ आया है ना, लोअर लेवल से आप देखें 38 रुपीज से ही ये जुलाई के मंथ में ही इट हैज जस्ट कम अराउंड डबल लेवल्स, 61 62 हो गया है। हायर लेवल्स 60 65 रुपए तक जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। डोंट ट्राई टू बाय इफ यू डोंट ओन इट। अगर आपके पास है, लोअर लेवल्स पे लिया है, और कहीं भी आप अगर एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि स्टैगर्ड मैनर में 65 के ऊपर जाए, तो फिर आप इसमें अपनी पोजीशन ऑफलोड करना चालू कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टैगर्ड मैनर में। धनंजय द्विवेदी जी हैं, आरवीएनएल के बारे में पूछ रहे हैं। 417 पर इनकी बाइंग है। 470 पे इनकी बाइंग है? 17। अच्छा, देखिए 329 अभी ये चल रहा है, और इसमें अभी पेन रहने वाला है। इसमें सिचुएशन नहीं ठीक होती है, एंड आई इवन सी इट कमिंग डाउन टू 323 लेवल्स, सॉरी 329 323, एंड पोस्ट दैट इट कैन इवन कम डाउन टू 298 लेवल्स। इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी कुछ भी एग्रेसिव होके ना करें। फॉर द टाइम भी इसको कहीं स्टेबल होने दें, क्योंकि रेलवे आपने देखा होगा अक्रॉस द बोर्ड अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। लोअर लेवल्स पे 298 306 लेवल्स पे अगर आप चाहें तो एक बार एवरेज करिएगा, बट अभी बहुत ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है। फर्दर डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार कुछ ना करें इसमें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर स्टॉक खराब होता तो मैं आपको बोलता बाउंस बैक पे निकले। स्टॉक खराब नहीं है, सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करिए। इन टाइम टू कम यू विल गेट रिटर्न्स, बट होल्ड करना पड़ सकता है। जब रेलवे सेक्टर की बात हो ही रही है रचित जी, तो आप कह रहे हैं सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रहे हैं आप?
एक्चुअली रेलवे में मेरी जो सबसे फेवरेट स्टॉक है ना मैम, उसी ने मेरी सबसे ज्यादा बेइज्जती करा रखी है। और अब मैं क्या करूं, मतलब आई एम सो हेल्पलेस। जुपिटर वैगन इज वन काउंटर अलोंग विद टीटागढ़, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके पीछे आप देखें, बहुत बेसिक कंसेप्ट था दैट रेलवेज में वी हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग विच इज टू बी यूज्ड ओनली इन इंडिया। मतलब हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, हम मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, कोचेस की बात कर रहे हैं। आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया ने सिर्फ इंडिया के लिए बनाया था। अब हम ऑस्ट्रेलिया, अब हम यूरोप के कुछ पार्ट्स, अब हम अफ्रीका, इन सब जगह भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ऑर्डर बुक बढ़ रहा है। जैसे टीटागढ़ में आपने देखा होगा कि व्हील्स की शॉर्ट सप्लाई के कारण द रेवेन्यूज वेंट डाउन। सो अब दैट इज द रीजन कि ये परफॉर्म नहीं किया। बट अगर आप देखें ऑर्डर बुक, अगर आप देखें इन फ्यूचर एग्जीक्यूशन, टीटागढ़ रेल और जुपिटर वैगन दोनों ही बहुत उम्दा काउंटर्स हैं। अगर रेलवे में आपको बहुत सेफ बेट चाहिए ना, कि अब जब भी रिवर्सल आएगा, दीज आर द काउंटर्स विच विल आउट परफॉर्म द एंटायर रेलवे सेक्टर। तो लोअर लेवल्स पे जुपिटर वैगन एंड टीटागढ़, दे बोथ आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक्स। इंटरनेशनल मार्केट में फोरे कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इनमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गई रेलवेज की बात। महेंद्र जी हैं कि केवल किरण क्लोथिंग के लिमिटेड के बारे में आपसे राय लेना चाह रहे हैं कि इस समय एंट्री लेना इस शेयर में सही रहेगा इन लेवल्स पर जो करंट लेवल्स चल रहे हैं। केवल किरण की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो महेश जी को बोलूंगा कि अगर इन्वेस्टर नहीं है तो भी कहीं भी एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। बट केवल किरण 511 पे चल रहा है। इसने अपने 200 डीएमआ और 50 डीएमआ को ब्रीच कर दिया है। ये एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में ही चल रहा है और अभी फर्दर आपको डाउनवर्ड आता हुआ दिख सकता है। दिस वुड नॉट बी द प्राइस। अगर इनको केवल केयर में ही पोजीशन बनानी है, थोड़ा और वेट करें। यहां से 40 रुपए का डाउन साइड कहीं ना कहीं 470 लेवल्स के आसपास आता है तो पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं, थोड़ा सा दूर बैठेंगे। ऑलराइट, 470 के लेवल्स आते हैं तो पोजीशन बनाना ठीक है, अदरवाइज आपकी सजेशन नहीं है। सुनील कुमार जी हैं, कह रहे हैं सर ओसवाल पंप आईपीओ में आईपीओ मिला है तो आप मुझे बताइए इसका टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए ये ना सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है कि बिकॉज आईपीओ ना इट्स टोटली अनचार्टेड टेरिटरी दैट वी आर इनटू। टारगेट्स आर टू डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रिडिक्ट। बट हाँ, जिस तरीके से चल रहा है, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज मैं कुछ ज्यादा ही डिसहार्टनिंग तरीके से ऑनेस्ट हो रहा हूँ चीजों के साथ। बट चलिए, कई बार मार्केट्स आपके मूड माहौल को ऐसा बना देता है। जिस तरीके से चल रहा है, आई बिलीव इन वेरी नियर फ्यूचर आपको 840 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसमें एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं। कभी भी अगर आपको ये 728 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ लगे, वहां पे आपको एक बार एग्जिट कर लेना होगा, क्योंकि इन दैट केस फिर ये लोअर लेवल्स पे आपको आता हुआ दिख सकता है। 728 का स्टॉप लॉस होगा, 840 करीब का टारगेट होगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप इसमें बना के रख सकते हैं। ऑलराइट, तो आप सजेस्ट कर रहे हैं 728 का स्टॉप लॉस इसमें। रचित जी, रचित जी हम बात कर रहे हैं और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि अभी मार्केट काफी अनसर्टन है, आप काफी बच भी रहे हैं सलाह देने से, पर फिर भी ऐसे माहौल में कुछ ऐसे आपके स्टॉक्स हैं जिन पर अभी भी भरोसा कायम है। देखिए सच मेरा इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा कायम है, मेरा स्टॉक मार्केट में भी भरोसा कायम है। मेरे को एक्चुअली देखिए मैम, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आई कम टू योर शो वंस अ वीक, राइट, एंड उस एक वीक में क्या क्या चीजें हो जाए तो हम हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते। वहां पे आ जाती है प्रॉब्लम। और अब मार्केट्स ऐसे हो गए ना कि आप अभी कॉल लेके जाएंगे और कल सुबह स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, अगर टारगेट पे हिट हो गया तो आप बोलेंगे भाई पहले तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। थिंग्स आर बिकमिंग दैट स्कैरी। अब जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूं, एंड सब बोलते हैं कि ये जब भी ऐसी बातें करता है बहुत सेफ ट्रेड करने की बात करता है, बट रियलिटी यही है। व्हेन यू डोंट नो हाउ अनसर्टेन कैन टाइम्स बी, मैं आपको बोलता हूं जैसे आज ही आई वाज सिटिंग विद माय रिसर्च टीम, क्योंकि मैं सीमेंट की बात कर रहा हूं। सीमेंट के ही कुछ स्टॉक्स थे जिनको हमने बहुत क्लोजली स्टडी किया था, और इन लेवल्स पे एसीसी जो है वो एक अट्रैक्टिव बेट लगती है। आप देखें जिस तरीके से ये पोजिशनड है, और सीमेंट सेक्टर में अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एसीसी एक अच्छी बेट लगती है। बट वो वेरी फ्रैंकली जिस तरीके से मार्केट्स वॉलेटाइल है,
मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब भी आपको ये कहीं भी एक बार पोजीशन बनाने को मिल जाए, करंट लेवल्स पे भी आप बना सकते हैं, लो लेवल्स पे अगर कहीं भी 760 के 1760 के आसपास भी मिलता है, वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप में से टारगेट्स की बात करेंगे तो टारगेट्स पहला 1880 का निकल के आएगा और उसके बाद 1960 का आएगा। बट ये कब, कैसे, कहां, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ढूंढ रहे हैं, और सीमेंट क्योंकि अब एक नया फ्लेवर बनता जा रहा है, सीमेंट में अब हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं सीमेंट में अब आप पोजीशन बना सकते हैं। एसीसी वुड बी अ सेफ बेट जिसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो सीमेंट में आपने एसीसी बताया है, टीसीसी भी शायद बताया था, राइट? वेल, तो हमने आज ले लिया आप सवालों का रैपिड फायर राउंड क्योंकि आपसे इतने ज्यादा सवाल हमने पूछे कि शो की ड्यूरेशन आज हमने काफी एक्सटेंड कर दी आपके लिए। तो हमारा ये शो हम कह सकते हैं रचित जी के साथ एक मेगा शो रहा, जो कि इतने सारे हमने स्टॉक्स कवर कर लिए और उस पे आपने इतने अच्छे से राय दी हमारे व्यूअर्स के लिए, उसका थैंक यू सो मच रचित जी। मैम देखिए, मेगा शो तो ऐसे नहीं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, जब भी मैं एक्सप्लेन करने उतर के आता हूँ, टाइम बाहर होना जेन्युइन है। और अब मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं हर चीज में ना जस्टिफाई करके चल रहा हूँ कि देखो भाई ऐसा हो सकता है, सो टुमारो यू डोंट कम एंड कमेंट, क्योंकि थिंग्स आर बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल। चलिए जोक्स अपार्ट, बट हाँ ये बात हमेशा है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इन मार्केट्स में डू नॉट ओवर प्ले, डू नॉट ओवर ट्रेड, बहुत पेशेंटली बैठना है, विचलित नहीं होना है। मार्केट कितना भी करेक्शन दिखाए, आप एक्सपर्ट से पूछिए। इन्वेस्टमेंट्स अगर क्वालिटी स्टॉक्स में कर रखा है, लिक्विडेट मत करिएगा, क्योंकि एक चीज और ऐड कर देता हूं, अभी मैं आपको बोल रहा हूं मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, लोअर लेवल्स दिखा सकते हैं, बट वंस दे स्टार्ट बाउंसिंग बैक यू विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी बैक अगेन। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का आसार दिख रहा है, सेंसिबली खेलेंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिल सकता है। बिल्कुल रचित जी, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल एडवाइस। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच रचित जी, हमेशा की तरह बहुत मजा आया आपके साथ शो करने में, और आपकी वैल्यूएबल एडवाइस हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत काम आ सकती है। थैंक यू, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस शो टुडे एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ डीआरएस इनसाइट्स। आपके सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप अपने कमेंट्स हमें देकर अपने सजेशंस दे सकते हैं, और मेंबरशिप की डिटेल्स आपको शो के एंड में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।